नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। देखिए, ये वो दौर है जब हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है और हम लोग खूब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर स्क्रॉल करती हैं। बीच बीच में मोबाइल पर आने वाले लुभावने ऑफर्स हमें ललचाते रहते हैं, लेकिन सावधान, आपकी जरा सी लापरवाही आपको डिजिटल अरेस्ट करवा सकती है। बिल्कुल सही सुना आपने, डिजिटल अरेस्ट। अब वैसे ये शब्द इतना ज्यादा फैल चुका है कि हर कोई इसका मतलब जानता है कि आखिर डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, मगर आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि डिजिटल अरेस्ट से बचा कैसे जा सकता है। दरअसल हाल ही में भोपाल में एक कारोबारी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। 6 घंटे तक उसे डिजिटल तरीके से बंधक बनाया गया। गनीमत ये रही कि पुलिस को तुरंत इसकी खबर मिल गई। फिर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन नकली पुलिस वालों का खेल बिगाड़ दिया जिन्होंने कारोबारी को डिजिटल अरेस्ट किया हुआ था। इसीलिए डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी जानकारी और बचाव के तरीके हम सभी को पता होने चाहिए। तो आज हम डिजिटल अरेस्ट क्या है और कैसे इससे बचा जा सकता है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ जो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले हम आपको दिखाते कि कैसे भोपाल में पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट को रोका और किस तरीके से उस शख्स को बचाया गया। हेलो सर, आपको एक कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर, आपके कार्ड पे एक नंबर होगा 16 अंकों का, कि वो कंफर्म करा दीजिए। अगर वक्त पर असली पुलिस न पहुंची होती तो डिजिटल अरेस्ट के नाम पर नकली पुलिस की गिरफ्त में कैद कारोबारी विवेक ओबेरॉय का लाखों करोड़ों रुपया लुट गया होता। ऐसा पहली बार हुआ कि पुलिस के साइबर सेल को किसी के डिजिटल अरेस्ट होने की खबर मिली और खबर मिलने के बाद पुलिस साइबर टीम मौके पर पहुंची और 6 घंटों से डिजिटल अरेस्ट एक बड़े कारोबारी को डिजिटल अरेस्ट से रेस्क्यू करा लाई। इस पूरे मामले में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो शख्स डिजिटल अरेस्ट था उसने अपने आप को परिवार से पूरी तरीके से दूर कर लिया था। उसने अपना कमरा भी बंद कर लिया था, लेकिन इसी से घबराकर परिवार के लोगों ने सतर्कता से काम लिया। उन्होंने पुलिस को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद जो स्टेट साइबर सेल की टीम है वो मौके पे पहुंचती है और जब वो शख्स डिजिटल अरेस्ट था उसी दौरान लाइव उसे रेस्क्यू करती है। पुलिस वहां पहुंच के, जो असली पुलिस होती है वो वहां पहुंच के फर्जी पुलिस वालों से उनकी आइडेंटिटी पूछती है, तो घबराकर जालसाज सभी वीडियो कनेक्शंस कट कर देते हैं और इसकी वजह से करोड़ों रुपए की ठगी का शिकार होने से ये दुबई का व्यवसाय बच जाता है। दरअसल भोपाल के विवेक ओबेरॉय के साथ वही हुआ जो आमतौर पर डिजिटल फ्रॉड के जाल में फंसने वालों के साथ होता है। उनके पास भी कॉल आई। जालसाजों में से एक ने खुद को ट्राई लीगल सेल का ऑफिसर बताया, दूसरे ठग ने खुद को मुंबई साइबर क्राइम सेल ऑफिसर बताया, तीसरा ठग उनके सामने फर्जी सीबीआई ऑफिसर बनकर आया। ठगों ने विवेक ओबेरॉय को बताया कि उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल करके कई फर्जी बैंक खाते खोले गए हैं। यही नहीं, कारोबारी को ये भी कहकर डराया गया कि उनके आधार से ट्रांजैक्शन के लिए कई सिम कार्ड भी खरीदे गए हैं। कुल मिलाकर कारोबारी के सामने ठगों ने ऐसी कहानी बुनी जिसको सुनकर किसी का भी डर जाना लाजिमी था। भोपाल पुलिस को कल रात को एक जानकारी मिली थी कि कुछ व्यक्ति है जो कह रहा है कि उनके पूरे परिवार में सभी का इंटरोगेशन हो रहा है, इसलिए वो किसी से मिल नहीं सकते हैं। तो ऐसे में हमारे पास जानकारी आई तो हमारे यहाँ से टीम गई है और उन्होंने उस वक्त काफ़ी देर तक काफ़ी जोर शोर के बाद अंदर जा पाए और दरवाज़ों को काफ़ी खटखटाना पड़ा। अंदर गए और वहाँ पे हमने पाया कि एक व्यक्ति है, उसका पूरा परिवार है और उस व्यक्ति को डिजिटली अरेस्ट क्राइम साइबर क्राइम करने वाले जो बदमाश होते हैं उन्होंने नॉर्मल जो तरीका होता है उसके तहत उनको डिजिटली अरेस्ट कर लिया और जैसे उनको बहकावे में लाकर उनको कब्जे में ले लेते हैं, तरह तरह के उनको डर दिखाते हैं। इस केस में भी वैसा ही हुआ। उनको उनके सिम नंबर किसी केस में, क्राइम के केस में, ड्रग के केस में, सीबीआई के केस में, ईडी के केस में, ऐसा करते करते उनको फंसा लिया और उनको उलझा दिया और कहा कि अगर आप बाहर जाएंगे तो आपका एकदम पुलिस अरेस्ट कर लेगी, हमको आपका पूरा वेरीफाई करना है। ऐसे करके उन्होंने उनको डिजिटली अरेस्ट कर लिया, बिल्कुल बाहर नहीं जाने दिया घंटों तक और उनकी वाइफ थी उनको भी ऐसे ही उलझा दिया, डरा दिया। यही नहीं, साइबर ठगों ने
कारोबारी विवेक ओबेरॉय से स्काइपी ऐप डाउनलोड करवाया और दोपहर लगभग 1 बजे से उनके ही घर के कमरे में उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके रखा। ठग बार बार इस बात की धमकी देते रहे कि उन्होंने अपने डिजिटल अरेस्ट की खबर किसी और को दी तो उनका परिवार खतरे में आ जाएगा। लेकिन इस बीच ठगों के इस जाल की खबर पुलिस को लग गई। सूचना पाकर एमपी पुलिस मौके पर पहुंच गई और जब उसने ठगों से उनका नाम, पता और आईडी मांगा तो ठग कॉल काट कर और वीडियो डिस्कनेक्ट करके गायब हो गए। आज दोपहर को करीब 1:30 बजे मेरे को फोन आया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से बोल रहे हैं कि आपका आधार कार्ड यूज करके किसी ने एक फ्रॉड आपका सिम लिया है। फिर इतने वो बदमाश, उन्होंने मेरे को डायरेक्ट कर दिया कि जी मुंबई साइबर पुलिस में आप कंप्लेंट करिए। बाद में उन्होंने मेरे को साइबर अरेस्ट का डरा दिया। आप समझते हैं जब आदमी डर जाता है इस बात के लिए। उन्होंने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की, पर मेरे को बोलना पड़ेगा, मैंने एमपी की साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया। उनके 2 ऑफिसर श्री सचिन और उनके पार्टनर आए। एक फोन कॉल में वो सारे फ्रॉडस्टर भाग गए। मेरा कोई पैसे का नुकसान नहीं हुआ। वीडियो कॉल पर ठगों ने विवेक ओबेरॉय को करीब 6 घंटों तक कई तरह से डराया धमकाया। ठगों के जाल में फंसे विवेक इतना डर गए कि उन्होंने डिजिटल अरेस्ट होने की वजह से एक बार तो अपनी फ्लाइट कैंसिल करने की भी सोच ली थी। लेकिन पहली बार डिजिटल अरेस्ट पर असली पुलिस का नकली पुलिस पर एक्शन हुआ और एक कारोबारी डिजिटल अरेस्ट के जाल से सकुशल बाहर आ गया। उनके सारे अकाउंट्स की डिटेल्स देना शुरू कर दिए थे, आधार नंबर वगैरह उन्होंने डिटेल शुरू कर दिया था। और उसको उनको जैसे उनका मोडस ऑपरेंडी रहता है, पहले ट्राई की तरफ से, पहले सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से आता है कि आपका सिम कार्ड जो है वो गलत गैर कानूनी कार्य के लिए किया जा रहा है। फिर वो ईडी को केस दे देते हैं, फिर ईडी अधिकारी अपने स्तर पे उलझाता है। इसी तरीके से विभिन्न एजेंसी बन के ये ठगते हैं। तो इनकी जानकारियां ले रहे थे, काफी सारे अकाउंट्स की इन्होंने जानकारियां ले ली थी, इनके आधार नंबर वगैरह ले लिए थे। इससे पहले कि वो पैसा ट्रांसफर कर पाते पुलिस ने इंटरवीन कर दिया और जैसा होता है हमेशा बुरी तरह उनको डरा दिया और ये डर गए। लेकिन उनके जो परिचित थे उनको ये जानकारी थी कि ऐसे वाकये होते हैं, तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने रेड किया और उनको वहां से रेस्क्यू किया। विवेक की मेहनत की कमाई पुलिस की सूझबूझ से भले बच गई, लेकिन डिजिटल ठगी के मामले अभी थमे नहीं हैं। खुद पीएम मोदी डिजिटल ठगी से देश के लोगों को आगाह कर चुके हैं। एजेंसियां ऐसे मामलों को लेकर हाई अलर्ट पर हैं। साइबर अरेस्ट के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब तक 6 लाख मोबाइल ब्लॉक किए जा चुके हैं। इन सभी मोबाइल नंबर के जरिए साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। यही नहीं, एजेंसियों ने साइबर फ्रॉड का जरिया बने 709 मोबाइल ऐप भी ब्लॉक किए हैं। हाल के दिनों में उन 3,25,000 बैंक अकाउंट को भी फ्रीज किया गया जो साइबर फ्रॉड से जुड़े हैं। यही नहीं, सरकार माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर स्काइपी कॉल को सुरक्षित बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। जैसे हर बार एडवाइजरी जारी की जाती है, इनफैक्ट प्रधानमंत्री भारत के उन्होंने भी सभी को सुझाव दिया है और समझाइश दी है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। किसी से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कोई आपको फोन करता है, बताता है कि आपका नाम ऐसे ऐसे अमुक अमुक अपराध में आ गया है, आप सीधे जाइए संबंधित एजेंसी में जाइए, वेरीफाई करवा लीजिए। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी अकाउंट नंबर किसी को देने की जरूरत नहीं है। किसी भी स्तर पे घबराने की भी जरूरत नहीं है। साइबर फ्रॉड पर सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक के बावजूद अभी भी लोग साइबर ठगों के शिकार बन रहे हैं। जाहिर है, लोगों में डिजिटल ठगी के खिलाफ जितनी जागरूकता होनी चाहिए उतनी अभी नहीं आई है। इस बीच भोपाल में पुलिस की साइबर सेल ने जिस तरह कारोबारी को डिजिटल अरेस्ट से रेस्क्यू किया है, उससे उम्मीद जगी है। लेकिन आगे चुनौती बड़ी है, क्योंकि ठगों के पास लोगों को शिकार बनाने के 1000 रास्ते हैं और उन सभी रास्तों को बंद करना एक चैलेंज बना हुआ है। स्टेट साइबर सेल ने एडवाइजरी भी जारी की है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज कानूनन नहीं होती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश की जनता से इस बारे में बात कर चुके हैं और लोगों को आगाह कर चुके हैं। ऐसे में साइबर सेल का कहना है कि अगर इस तरीके से कोई भी फोन उनके पास आए तो इसकी सूचना तुरंत साइबर सेल की हेल्पलाइन में दे, ताकि ठगी का शिकार होने से बचा जा सके। भोपाल से गुड न्यूज टुडे के लिए मैं रवीश पाल सिंह। देखिए, आज हमारे इस शो में हम इस खबर को इसलिए ले रहे हैं, पहली बात तो ये कि लोगों को अवेयर करना है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, और दूसरी बात यह है कि इस तरह के जब मामले आते हैं, यहां पर भोपाल पुलिस की तत्परता को भी सैल्यूट करना होगा, क्योंकि इन्होंने किस तरीके से उस शख्स को वहां से छुड़वाया है। इसके बाद क्या कानूनन कार्रवाई होगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पवन दुग्गल साहब, साइबर एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं।
मोहित यादव हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने अपनी एक केस स्टडी भी सोशल मीडिया पर इनकी वायरल है, वो भी हम इनसे जानेंगे। एडवोकेट अभय शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ अमित मल्होत्रा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जुड़ेंगे। पवन साहब, शुरुआत आपसे करते हुए, प्रधानमंत्री ने अपील कर दी, बहुत सारे सिम कार्ड्स बैन हो गए, पकड़ लिया गया लोगों को, बावजूद इसके किस बात का डर है? क्यों ऐसे मामले आए दिन सामने आते हैं? आए दिन इस तरह के मामले इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि कोविड के बाद डर और पैनिक हम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और चाहे प्रधानमंत्री कह लें या और लोग कह लें, फैक्ट इज कि कहीं ना कहीं लोग अभी भी डरे हुए हैं और वो डर की वजह से ही लोग जो हैं अक्सर शिकार बन जाते हैं इस प्रकार के डिजिटल अरेस्ट वाले मामलों में। देखिए, आज कोविड-19 ने हमें दिखा दिया कि सब कुछ क्षणभंगुर है। तो लोगों को लगता है कि अगर कोई मुझे डरा रहा है और मेरे परिवार का, मेरे जानो माल पे खतरे होने का संभावना होता है, तो मैं हर को पैसा देने को तैयार हूं क्योंकि मैं समस्या से बाहर आना चाहता हूं। तो लोग उस समस्या से बाहर आने की कीमत सोचते हुए इस पर अक्सर पैसा दे देते हैं, डिजिटल अरेस्ट का शिकार बन जाते हैं। लोगों को अभी भी जागरूकता नहीं है। आप कहते हैं बहुत ज्यादा डिजिटल अरेस्ट की चर्चा हो रही है, ये चर्चा अभी भी केवल महानगरों तक सीमित है। आप ग्रामीण इलाकों में जाइए, आप नॉन सेमी रूरल एरिया पे जाइए, आप पाएंगे कि साहब इस तरह की बात लोगों को पहुंची नहीं है। लोगों को लगता है कि साहब ये नया कानून आया है, भारतीय न्याय संहिता 2023 जो 1 जुलाई से लागू हुआ है, और वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को गिरफ्तार करने की क्षमता प्रदान करता है। और इसी भ्रम के तहत लोगों को टारगेट किया जाता है और उन्हें शिकार बनाया जाता है। बिल्कुल। चलिए मोहित जी, मैं आपके पास आती हूँ। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप कैसे इसका शिकार हो गए? देखिए, हमें तो ये पता था कि डिजिटल अरेस्ट आजकल काफी ज्यादा हो रहा है। तो मेरे को एक्चुअली सुबह सुबह जैसे मैं ऑफिस में एंटर किया तो मुझे एक कॉल आया, और कॉल में मुझे बोला गया कि जैसा अभी केस स्टडीज में करंट में जो भी बताया जा रहा है, सेम चीज उन्होंने मुझे भी बोली थी कि आपका जो नंबर है वो 2 घंटे में बंद हो जाएगा। ये बेसिकली किसी के द्वारा किया गया कॉल नहीं था, ये एक सिस्टम के द्वारा कॉल आया था मेरे पास कि हम ट्राई से बात कर रहे हैं और आपका जो नंबर है 2 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा। अगर आप इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो, आप इसको अगर अपील करना चाहते हो तो 1 दबाइए। तो मैंने जैसे ही मुझे पता चला कि ऐसा कुछ है तो मैंने 1 दबाया और वो कॉल ऑटोमेटिकली एक स्कैमर के पास ट्रांसफर हो गया। और उस स्कैमर ने बेसिकली क्या किया, स्कैमर ने फिर मुझे बताया कि आपके सिम कार्ड के साथ अलग अलग चीजें हो रही हैं। तो मुझे ये तब तक अंदाजा हो चुका था कि ये एक डिजिटल अरेस्ट की तरफ मेरे को लेकर जाएगा। तो मैंने अपनी टीम को बुलाया और उस पूरे सिनेरियो का तकरीबन 2-2.5 घंटे इन्होंने मुझे कैमरे के ऊपर रखा था, और मैं चाहता था कि ये चीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो मैं आई वाज एक्टिंग की एज इफ कि मैं बहुत पैनिक सिचुएशन, बिकॉज अच्छा ठीक है, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से अवेयर थे और आप इसलिए खुद को एक विक्टिम वहां पर दिखा रहे थे उनके लिए, ताकि आप लोगों के लिए एक अवेयरनेस क्रिएट कर सके। बिल्कुल, पूरा जो वीडियो बनाया था वो उसमें मैंने कोशिश की कि मैं पूरा पैनिक सिचुएशन में रहूं, ताकि वो जितना भी मोड ऑफ ऑपरेंडी वो यूज करते हैं, चाहे वो डांटना हो, चाहे वो फिर फेक वेबसाइट दिखाना हो, या फिर उन्होंने मुझे लोकमान्य तिलक पुलिस स्टेशन के नंबर से फेक कॉल करना हो, वो सब उन्होंने किया। मुझे एक एक छोटी से छोटी चीज, केस नंबर बनाना, चाहे वो फिर फेक डॉक्यूमेंट बना के मुझे भेजना, जो पूरा डिजिटल अरेस्ट का पूरा जो सिनेरियो होता है, मैं चाहता था कि वो पूरा सिनेरियो मैं भी देखूं, क्योंकि आज से पहले मैंने ये सुना था। सो एक्सपीरियंस मैंने किया जिस दिन मेरे को ये कॉल आया, और पूरा मैंने एक अपनी टीम को बुलाकर उसको रिकॉर्ड किया। इनफैक्ट उसके बाद बहुत सारे कॉल्स मुझे आए अलग अलग लोगों के, जो कि इस चीज को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी जो स्कैमर्स। अब आप मुझे ये बताइए कि कोई डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज होती है या नहीं होती? ऐसी कोई चीज नहीं होती, ऐसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है, कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है। एक बार पवन दुग्गल जी, मैं आगे अभय जी के पास जाऊं, लेकिन मैं आपके पास आना चाहती हूं। देखिए, जो लोग किसी को टारगेट करते हैं, क्या उन लोग को इसके बारे में पता होता है कि सामने वाले की हिस्ट्री क्या है, वो किस ओहदे पर है, या फिर क्या वो रिटायर्ड है, या फिर उसकी नॉलेज इतनी, वो डिजिटली कितना स्किल है या फिर नहीं है? क्या इस तरह की जानकारी उनको होती है, या फिर कोई रैंडम वो टारगेट बना लेते हैं?
देखिए, कोई भी रैंडम टारगेटिंग नहीं होती, आपकी पहले प्रोफाइलिंग की जाती है। क्योंकि आज साइबर क्रिमिनल्स अपना समय खराब नहीं करना चाहते। उनको पता है कि साहब हमने इस तरह के लोगों को कॉल करना है, उसकी ब्रॉड प्रोफाइलिंग ऐसी है और ये डरने की संभावना में ज्यादा जल्दी विक्टिम बन सकते हैं। तो एक बार वो आपकी बेसिक रेकी कर लेते हैं, तो जब आपको टारगेट करते हैं तो आपके मस्तिष्क के साथ खेलते हैं, मानसिकता के साथ खेलते हैं, आपसे जानकारी साथ साथ निकालने का भी प्रयास करते हैं ताकि उनका होमवर्क और आपके द्वारा दी हुई जानकारी उनके हाथों को सशक्त बना सके। लेकिन फिर क्या उनको मोहित के बारे में पता नहीं होगा? मोहित तो खुद एक साइबर एक्सपर्ट है। उन्हें जरूर पता होगा, लेकिन वही सवाल है कि कोशिश होती है ना कि वो कहीं ना कहीं अपने लक को भी राइट कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि चलिए हो सकता है ये वो मोहित ना हो, कोई और मोहित हो। तो अल्टीमेटली मोहित नाम एक कॉमन सा नाम है, तो इसलिए अपना वो लक राइड करते हैं। अगर उन्हें एक्चुअली पता होता कि वो किसी साइबर एक्सपर्ट के साथ बात कर रहे हैं तो वो तुरंत फोन काट देते, अपना समय नहीं खराब करते। लेकिन वो 2 घंटे खराब किए तो शायद कहीं ना कहीं लगा कि उन्हें कि वो किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सबको समझना है कि चाहे हम साइबर एक्सपर्ट हों, चाहे हम नॉर्मल उपभोक्ता हैं, हम सब लोग उतने ही वल्नरेबल हैं पोटेंशियल विक्टिम बनने के। तो इसलिए जितने जागरूक हो पाएंगे, क्योंकि कानून तो भी है नहीं, कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई शब्द मौजूद ही नहीं है। कोई कानून किसी भी एजेंसी को ये पावर देता ही नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी को विवश कर उसे गिरफ्तार कर सकें। तो इस संदर्भ में जब लोगों को आपने डराना है तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनकी जो बेसिक रोजमर्रा की बातें हैं, जीवन है, उसको टारगेट करते हुए वो अक्सर शिकार बनाए जाते हैं। ठीक है। एडवोकेट अभिष शाह जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप स्पोक्स पर्सन है स्वच्छ साइबर भारत के। सर ये बताइए कि अभी तक क्या जरूरत महसूस अब नहीं हो रही कि इसको लेकर कोई कानून बने, या फिर इस तरह के जितने भी मामले आते हैं अगर उसमें किसी भी तरह की कार्रवाई होती? देखिए बार बार 2 बातें, प्रधानमंत्री ने पहली बात इस बात पर जोर दिया कि साइबर अरेस्ट जो होता है, डिजिटल अरेस्ट जो होता है, उससे आपको बच के रहना। दूसरी बात वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि अगर ऐसे में कहीं कोई मामला सॉल्व होता है तो हमें उस चीज को ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए, जिम्मेदारी हमारी मीडिया की भी बनती है। इसीलिए हम आज इस इशू को कर भी रहे हैं, क्योंकि भोपाल वाला मामला सॉल्व हुआ और उसमें कैसे पुलिस ने उसको सॉल्व किया वो हम लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ऐसे कितने केसेस हैं जो हाईलाइट हो जाते हैं, और क्या अब जरूरत नहीं है कि इसको लेकर एक सख्त कानून बने? अबे जी सर आपका ऑडियो जी। इस विषय के ऊपर सख्त कानून बनना चाहिए। और आपको पूरा जीएनटी टीवी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस विषय के ऊपर जागरूकता लाने के लिए आप लगातार जो प्रयास कर रहे हो, इसके लिए समाज के अंदर बहुत बड़ी जागरूकता आएगी और लोग ये जाल में फंसते हुए बचेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और वर्तमान समय के अंदर भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे कानून है, आईटी एक्ट है, बीएनएस एक्ट है, उनके अंदर ढेर सारे प्रोविजन है। लेकिन हमारी जो जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर जो लोगों को न्याय तत्काल प्रभाव से मिलना चाहिए, और जो क्रिमिनल्स है उनके अंदर जो एग्जाम्पल सेट करना चाहिए वो एग्जाम्पल हम सेट नहीं कर पा रहे हैं। ये साइबर फ्रॉड होता है तो इनके अंदर जो पैसा की ठगी होती है, तो पैसा का पार्किंग कहाँ पे होता है? सबसे पहले किसी भारतीय के अकाउंट के अंदर से ही पैसा ट्रांसफर होता है। तो हमारे हिंदुस्तान के लोग ही उनका अकाउंट यूज करने के लिए देते हैं। जो साइबर फ्रॉड के जो विक्टिम्स के जो पैसा आते हैं वो सबसे पहले पार्क होते हैं हमारे भारतीयों के अकाउंट में, पार्क होते हैं, उनके अकाउंट में आते हैं, बाद में वो चैनल से ट्रांसफर होते हैं। और रियल टाइम उसका ट्रांसफर को रोकने के लिए भारत सरकार ने ढेर सारे प्रावधान किए हैं। I4C सेंटर बनाया, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। आप 1930 के ऊपर कॉल करो तो तत्काल प्रभाव से वो लोग अकाउंट ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो हमारी एजेंसी की जो स्पीड है उनसे ज्यादा क्रिमिनल्स की स्पीड ज्यादा होती है, तो फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर वो लोग अमाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं, इसलिए हम ब्लॉक करने में नाकामयाब होते हैं। और रिवर्स वो पैसा तुरंत एटीएम से विड्रॉल हो जाता है या अदरवाइज फॉरेन ट्रांसफर हो जाता है। और कई सारे केसेस में ऐसा होता है कि वो जो ठग लोगों ने वो अपना एक पूरा नेटवर्क बना दिया है, एक उनकी दुनिया बना दी है। वहां पे पुलिस जाने से भी घबरा रही है, वहां पे पुलिस भी नहीं जा सकती है। ऐसे सेंसिटिव जोन के अंदर वो लोग रह रहे हैं कि वहां से उनको अरेस्ट करके लाने के लिए भी पुलिस के पास हिम्मत को इकट्ठा करने में बहुत बड़ी नाकामयाबी आती है। तो इसलिए आपके बहुत सही बात है कि तत्काल प्रभाव से फास्ट ट्रैक जस्टिस मिलना चाहिए। समाज के अंदर ऐसा एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि वो कोई साइबर क्राइम की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व ना हो। उनके लिए सख्त कानून की आवश्यकता है। हमारे यहाँ बीएनएस एक्ट है, आईटी एक्ट है, तो उनके अंदर संशोधन करके सख्त प्रावधान और फास्ट ट्रैक ट्रायल चले और उनको तुरंत जस्टिस मिले और जो भी पैसा जाता है उनकी रिकवरी फास्ट ट्रैक हो जाए।
ऐसे प्रावधान लाने की तत्काल प्रभाव से आवश्यकता है। बिल्कुल, ऐसी बहुत जरूरत है। अमित मल्होत्रा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, देखिए, चर्चा आज हम इसी पर कर रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, किन लोगों को टारगेट किया जाता है और कैसे जो लोग हैं वो शिकार हो जाते हैं। किसी ने आपको कह दिया कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन उनके पास है और आप इस बात को मान लेते हैं कहीं ना कहीं, तो क्या टारगेट्स उनके रहते हैं जो लोग डिजिटली अरेस्ट करते हैं? अमित मल्होत्रा जी। मैम, डिजिटल अरेस्ट बेसिकली क्या है कि आप देखेंगे ये एक बहुत ट्रेंडिंग फ्रॉड इस टाइम चल रहा है मार्केट में। तो इसके लिए क्या है कि आपको किसी भी चीज को लेके ब्लैकमेल किया जाता है। आप घर बैठे हैं, आपके पास फोन आता है कि लाइव केसेस है ये, कि आपके पास फोन आता है कि आपके ये बेटा हमने उठा लिया थाने में, इसको बंद कर रहे हैं सब चीजें। तो लेकिन बेटा साथ ही बैठा होता है, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें लाइव आती हैं। तो डिजिटल अरेस्ट में और भी सेक्सटॉर्शन को लेके बहुत सारे केसेस आते हैं। इस टाइप की काफी सारे फ्रॉड्स हैं जो कि सामने आते हैं और उन फ्रॉड्स को लेते हुए लोग अपने आप को घर में बंद कर लेते हैं और पैसा दे देते हैं कहने पे, और पैसा देने के बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता है और फिर उनसे मांग की जाती है, बार बार मांग की जाती है। इन चीजों से बचने का यही एक उपाय है कि आप अपने आप को सावधान रखें, बिल्कुल सतर्क रखें। कुछ भी ऐसी चीज आती है सामने तो आप उसको बिल्कुल भी सोचे समझे, क्योंकि अभी पीएम मोदी जी ने भी मन की बात कही थी। मन की बात में 3 ही चीजें कही थी, सोचें, फिर समझें, फिर उसके ऊपर एक्शन लें। कि पहले आप सोचें कि कोई भी आपको जो कॉल आ रहा है वो फेक तो नहीं है, क्योंकि कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, कोई भी पुलिसकर्मी आपको सामने से कॉल करके पैसे की मांग नहीं करता। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है वो आपको फोन पे कहेगी कि हमें इतना पैसा दे दो, जहाँ हमें ये चीज दो। ठीक है, अगर आपके ऊपर केस बनता है तो आपके पास इधर वारंट इशू होते हैं। वारंट इशू होने के बाद पुलिस आपके घर आती है, समन देती है, उसके बाद आपको इधर अरेस्ट करती है। डिजिटली इधर अरेस्ट करने का कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं बना है। बिल्कुल, लेकिन वही बात है ना कि बहुत अच्छे से अभी दुग्गल साहब ये भी समझा रहे थे कि लोगों के जहन में यही बात है कि शायद जो नया कानून बदल गया उसमें शायद ये डिजिटली अरेस्ट का भी प्रावधान जुड़ गया, जो कि ये नहीं है, जिसको क्लियर किया भी है। एक बार मोहित, मैं आपके पास आती हूँ। देखिए, दुग्गल साहब ये कह रहे हैं कि रेकी की जाती है, लेकिन वो रेकी किस हद तक होती है? अब देखिए, आप या फिर हम कहें कि एक जनरेशन हमारी सोसाइटी में ऐसी भी है जिनके लिए स्मार्टफोन्स बहुत नए हैं, जिनके लिए फोन का मतलब कि आपने ऑन किया और आपने हेलो कर दिया और सामने से जो भी शख्स आप बोल रहा है आप उसका जवाब देना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोगों के फोन में ट्रू कॉलर्स होते हैं, वो लोग तो फोन पिक नहीं करते, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं है, लगातार फोन पिक कर लेते हैं, सामने वाले का आंसर देना शुरू हो जाते हैं। तो ये किस तरीके से टारगेट किया जाता है? कौन सा तबका सबसे ज्यादा इसमें टारगेट होता है? देखिए, रेकी के अंदर नॉर्मली बेसिक जो चीजें होती हैं, जैसे मैं आपको अपने केस के साथ बताऊं तो मुझे जो कॉल आया था बेसिकली, तो उन्होंने बल्क कॉल किया, मतलब हजारों, नॉर्मली क्या करते हैं, हजारों कॉल्स भेजते हैं लोगों के नंबर्स पर। एक कॉल आता है और कॉल पर आपको कुछ ऐसा बोला जाता है जिससे आप पैनिक कर जाते हो। जो लोग पैनिक नहीं होते उस कॉल को, जिससे आपको लगा कि हाँ, जिससे आपको ये लगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है, आपको क्या बोला गया था? मुझे क्लियरली ये बोला कि आपका नंबर 2 घंटे में ब्लॉक हो जाएगा। और आपको पता है कि ये ब्लॉक हो सकता है? नहीं, मुझे ये पता था कि ये ब्लॉक नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं वहां पे फोन काट देता तो मैं बच जाता, लेकिन मैंने उस कॉल को कंटिन्यू किया। मैं पैनिक कर गया उस मोमेंट पे, और पैनिक करके जैसे ही उन्होंने कॉल को, मतलब जहां पे पुलिस आ जाती है, जहां पे लोग ये सुनते हैं कि पुलिस अरेस्ट कर रही है, तो लोग घबरा जाते हैं। तो शुरुआत मतलब होती है छोटी सी चीज सी, और लोग उसी चीज का रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब जैसे कॉल मेरे पास आया, मैंने बताया, उन्होंने बोला कि आपका बंद हो जाएगा, तो मैं, जो लोग घबरा जाते हैं वो उसको कॉल को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। बहुत सारे लोग जो काट देते हैं कॉल्स को या कॉल पिक नहीं करते, वो बच जाते हैं। तो और जो उसका रिस्पॉन्ड करते जाते हैं वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं, और वहां पे पुलिस का जब नाम आ जाता है और ईडी और इनकम टैक्स और अलग अलग नाम से जब डराया जाता है, तो लोगों के आज मन में एक्चुअली थोड़ा सा डर है कि पुलिस अरेस्ट कर रही है, ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ हो गया मेरे नाम से, या क्योंकि आजकल रोज ये देखा जाता है आधार कार्ड और ये डेटा लीक हो गया और ये सब कुछ, तो लोग ये सोचते हैं कहीं उनके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो जो पैनिक वाला सिचुएशन होता है, लालच वाला सिचुएशन होता है, इन्हीं चीजों की वजह से लोग ट्रैप करते हैं। और मेरे को जो कॉल आया था उसमें मुझसे मेरा नाम पूछा गया था। मैंने अपना नाम मोहित यादव नहीं बताया था, मैंने अपना नाम फर्ज किया था, मैंने रवि कुमार अपना नाम बताया था। और लास्ट तक भी इन्होंने मुझे रवि कुमार के नाम से ही बोला। उन्होंने मुझसे आधार कार्ड मांगा ये चेक करने के लिए
कि रियल रवि कुमार ही है नहीं, तो मैंने एक डमी आधार कार्ड उनको बना के दिया। तो अच्छा, आपने बिल्कुल ऑन द स्पॉट डमी आधार कार्ड बना भी लिया? बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास पूरी टीम उस मूवमेंट पे थी, तो उन्होंने यानी पूरी टीम इसमें लगी हुई थी। डिजिटल अरेस्ट क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे आप सावधान रहे और इसको लेकर कानून की कितनी आवश्यकता है, तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। पवन जी, अब इस सेगमेंट की शुरुआत भी आप ही से करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरह की कॉल्स आती हैं कि हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, एक आम इंसान के लिए बताइए, वो लोग जिनको नहीं पता है कि नॉर्मली लोग हर कॉल रिसीव कर लेते हैं, कैसी कॉल्स हमें रिसीव करनी चाहिए और कैसी नहीं? पहला तो अनजान व्यक्तियों से कभी भी कॉल आपको रिसीव नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर अनजान व्यक्ति आपको कहता है कि आप वीडियो कॉल ऑन करें तो कृपया कभी ना ऑन करें। तीसरी बात, अगर आपको कॉल में या वीडियो कॉल में आभास हो कि कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है, पैनिक में डाल रहा है, तो ये तीसरा आपको अलार्म सिग्नल है कि इस तरह के कॉल को तुरंत बंद करें। अगर आपको लगता है कभी किसी कॉल में कि लोग आपको अननेसेसरी प्रेशराइज कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आप पर कुछ पैसे के लिए डिमांड कर रहा है, प्रेशर कर रहा है, तो वो चौथा सिग्नल है, आपको तुरंत कॉल कर देनी है, आज का कॉल काट देनी है। चौथी बात, आजकल तो डिजिटल अरेस्ट के कुछ मामले में देख रहा हूं जहां पे वो कहते हैं कि साहब हमने आपके घर के बाहर शार्प शूटर लगा रखे हैं और अगर आप थोड़े भी हिले तो ये शार्प शूटर आपको मार गिराएंगे, आपके परिवार के जितने सारे सदस्य हैं उनको मार गिराएंगे। अगर आपको इस तरह की कभी घंटी मिलती है या धमकी मिलती है, तब वो एक अलार्म सिग्नल है कि आपने कॉल नहीं लेना। कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपको पैसे मांग रहा है किसी भी अनजान केस से बाहर निकालने के लिए, तो ये एक और संकेत है इस बात का कि साहब कहीं ना कहीं गड़बड़ का मामला है और इसमें से फोन डिस्कनेक्ट ही करना। लोग अक्सर डिस्कनेक्ट करने को घबराते हैं, लोगों को लगता है बुरा हो जाएगा, लोग बुरा मान जाएंगे, वो क्या सोचेंगे, सपोजिंग ये एक्चुअली रियल हुआ तो क्या करेंगे। तो मुझे लगता है हमें ये समझना है कि आज हमारे घर बैठे हुए पुलिस अधिकर्मी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे को ना तो स्काइप कॉल करेंगे ना वीडियो कॉल करेंगे, जो कार्रवाई करनी है कानून के अनुसार करेंगे। तो कॉल अगर आप बंद भी कर देंगे तो आसमान नीचे नहीं गिरेगा, कल सुबह सूर्य फिर उगेगा। अगर ये बुनियादी इस बात का आभास हो पाएगा तो हम इस तरह की कॉल से बच पाएंगे। और देखिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट को अपने मस्तिष्क से बाहर निकालना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आज उस दौर आ गया है कि आपको डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना अपने मस्तिष्क में जागृत करनी पड़ेगी। हर वो जानकारी जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको तब तक ना विश्वास करिए जब तक इंडिपेंडेंट तौर पर आप उसकी पुष्टि ना कर पाए इंडिपेंडेंट ऑथेंटिकेशन के माध्यम से। ये बुनियादी आप सिद्धांतों का पालन करें, साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें और काफी हद तक आप सुरक्षित हो पाएंगे, ना केवल डिजिटल अरेस्ट का शिकार होने के माध्यम से, बल्कि विभिन्न प्रकार के नए उभरते हुए साइबर क्राइम का शिकार होने की दिशा में भी। ठीक है, एक बार अमित जी जरा आपसे भी समझना चाहूंगी। देखिए, कभी कभी कुछ ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं जहां पर कॉल आता है, कोई शख्स अगर कॉल रिसीव कर लेता है तो ये भी कहा जाता है, ये सुनने में आया कि वो जितना लंबा ड्यूरेशन बातचीत करते रहेंगे उतना आपके फोन से इंफॉर्मेशन उनके पास जाती रहेगी। ये बात कितनी सही है और कितने ड्यूरेशन तक हमें बात करना चाहिए अगर वो अननोन कॉल है तो? मैम देखिए, इसमें काफी सारे तर्क सामने आते हैं। जैसे कि पहला तर्क है कि आप देखते हैं कोई अननोन अगर हमें कॉल करता है, पहली बात है कि अननोन से तो हमें फोन उठाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अननोन नंबर से जब भी हम फोन उठाते हैं तो वो हमारी वीडियो को भी खींच लेते हैं, फोटो को भी खींच लेते हैं और मॉर्फिंग करके हमें अजीब अजीब तरीकों से ब्लैकमेल करते हैं। पहला तो ये चीज है। यानी ये पॉसिबल है कि आप अगर कॉल पे हैं किसी शख्स के साथ तो आपकी फोन इन्फॉर्मेशन उनके पास जा सकती है, पॉसिबल है? हाँ जी मैम, फोन इन्फॉर्मेशन जा जाती है, क्योंकि स्पाइवेयर मालवेयर आजकल ऐसे हैं कि जैसे कि आप लाइव कॉल पे भी एक स्पाइवेयर को जनरेट करके, मालवेयर को जनरेट करके कॉल के थ्रू भेज सकते हैं। भेजने के बाद आपके पूरे फोन का एक्सेस उनके पास जाता है और एक्सेस जाने के बाद वो आपके पूरे फोन की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, आपकी लोकेशन, आपकी करंट लोकेशन होगी, आपका कैमरा एक्सेस, आपके कॉन्टेक्ट्स, सारी इन्फॉर्मेशन। क्योंकि आजकल लोन एप्स वगैरह जो भी चल रही हैं, वो लोग क्या करते हैं, इसी टाइप से कोई ना कोई मालवेयर इंस्टॉल करके आपकी इन्फॉर्मेशन लेके फिर आपको मॉर्फ करके ब्लैकमेल करते हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन को आपके रिलेटिव्स तक पहुंचाते हैं मॉर्फ करके। उससे हमें ऐसा फील होता है कि हमारे साथ ये चीज क्या चीज होगी, लेकिन उसी चीज में होता है। आप इन कॉलों को लंबा ना चलाएं, बिल्कुल शॉर्ट में बात करें अगर कुछ है भी है, और आपको अगर कुछ ऐसी संगीत कॉल लगती है तो आप उसी टाइम कैमरे के ऊपर हाथ रख लीजिए ताकि आप अपने आप को सेव कर सके, सुरक्षित कर सके। बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए, खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है और किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं ये भी समझने की कोशिश करेंगे। अभय जी, अब जरा ये भी बताइए कि देखिए इतने मामले आ रहे हैं और ये अब आज की बात नहीं है, हम इसको ये नहीं कह सकते कि हाल फिलहाल में ये मामले शुरू हुए हैं। प्रधानमंत्री को भी सामने आके इसको लेकर बोलना पड़ा है, मामले बहुत पहले से चल रहे हैं और दुग्गल साहब से इस मामले को लेकर चर्चा हम आए दिन करते ही रहते हैं। अभी तक कोई ठोस कानून क्यों नहीं बना या फिर इसको क्यों नहीं महसूस किया गया कि इसके प्रति भी एक कानून बनाने की जरूरत है? फिल्में बन गई बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन कानून नहीं बना अभी। जी, कानून के अंदर संशोधन की आवश्यकता है, लेकिन हमारे पास प्रवर्तमान जो भी कानून है उनके तहत भी तत्काल प्रभाव से अगर कार्यवाही की जाए, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए तो हम उनके खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन ले सकते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा जाल उनका नेटवर्क बना हुआ है तो उनके अंदर एक्शन लेने के अंदर हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, पुलिस है, साइबर क्राइम सेल है, वो लोग इतने फास्ट ट्रैक मोड पे काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए भारत सरकार ने सभी भारत के स्टेट एजेंसियों को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक बड़ा सेंटर दिल्ली के अंदर एस्टेब्लिश किया है और वो नेशनल लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन वो मैंने पहले भी बताया था, वो लोगों की जो स्पीड है ना, साइबर क्रिमिनल्स की जो स्पीड है, वो स्पीड को मैच नहीं कर पाते हैं हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। इसके लिए क्विक मोड पे क्विक एक्शन चाहिए, क्योंकि वो लोग अपने यहाँ से जो भी हम तुरंत व्यक्ति अगर किसी का पैसा चला गया तो उनको तत्काल प्रभाव से उनके पैसा की रिकवरी करनी है। वो लोग आईपी एड्रेस भी गलत तरीके से यूज करते हैं, वो आईपी एड्रेस को भी ब्लॉक कर देते हैं। हम वो आईपी एड्रेस जो यूज करते हैं वो भी पता नहीं चलता है। उसके लिए वो कहाँ से कर रहे हैं वो भी ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है आजकल लॉ एजेंसी को। इसके लिए कई सारे टेक्निकल भी इश्यू आते हैं, वो टेक्निकल इश्यू को भी वो लोग कॉम्बैट नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए सभी को साथ में मिलकर एक बहुत बड़ी हमारी पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है और भारत सरकार सभी स्टेट एजेंसियों के साथ मिलकर डे टू डे उनका इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रही है। तो हमें आशा है कि आपके कार्यक्रम से भारत सरकार के अंदर भी अधिकारियों के अंदर भी जागरूकता आएगी और सख्त से सख्त कानून बनाएगी। ठीक है, अभय जी का ये कहना है। पवन जी, एक रिएक्शन आपका लूंगी बाद में, लेकिन उससे पहले जरा मोहित के पास जाना है। पर यहीं से एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कानून है लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन पर हमें पहली बात तो तत्परता से उस पर काम करना चाहिए, फास्ट चेक होना चाहिए। आपका रिएक्शन जानूंगी, लेकिन उससे पहले मोहित जरा ये भी बताइए, क्या ऐसा भी होता है कि इस तरह के कॉल करने वाले आपके पर्सनल इश्यूज को भी उठाते हैं, आपकी पर्सनल जिंदगी में क्या हो रहा है उसके बारे में चीजों को भी उठाते हैं और इस तरीके से एक इंसान को ट्रैप करने की कोशिश होती है? देखिए, जब मुझे कॉल आया था तो उन्होंने मुझसे मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी थी, आधार से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन वो तो मांगी, साथ में मेरे से मेरे फैमिली के, कि आपके फैमिली में कौन कौन है। इनफैक्ट उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका ब्रदर क्या करता है, आपकी सिस्टर क्या करती है, फादर क्या करते हैं, ताकि मेरा प्रोफाइल समझ सके। और फिर उन्होंने मेरे को ये बोला कि क्या आपका जो सैलरी है वो पूरा पड़ जाता है आपको, क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि जिसको वो ट्रैप कर रहे हैं क्या उसके अकाउंट में उतना पैसा है भी कि उसको ट्रैप कर सके, उसके पैसे निकाल सके। उन्होंने मुझसे इस नाम से ये पूछा भी कि आपका जो अकाउंट है उससे ट्रांजैक्शन हुई है, हम कैसे जानेंगे कि ये आप ही का अकाउंट है, ये आप ही रवि कुमार ही बात कर रहे हो। तो उन्होंने मुझसे मेरे अकाउंट का बैलेंस का स्क्रीनशॉट भी मांगा कि आप अपने फोन में भी जाओ, फोन पे पे, और जाके आप उस पे चेक बैलेंस करो और मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजो, ताकि मैं ये देख सकूं कि आपका अकाउंट नंबर उसमें दिखेगा, मैं वेरीफाई करा सकूं। तो वो ये जानना चाहते थे कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। इनफैक्ट उन्होंने ये सब कुछ पूछा कि आज आपने कोई पेमेंट की है क्या, ताकि वो मुझे मतलब कितना पैसा मेरे से ले सकते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन मुझसे ले सके। वो डराने की कोशिश करते हैं और ये सब कुछ बोलते हैं कि फैमिली में ये हो जाएगा, यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन लेने की भी कोशिश की जाती है। अब दो सवाल दुग्गल साहब आपसे, एक तो अभय जी के सवाल का जवाब आप दीजिएगा कि कानून है लेकिन फास्ट ट्रैक तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, और दूसरी बात ये जो हम बात कर रहे थे दुग्गल साहब की, नंबर कहां से आते हैं, कहां से लिए जाते हैं। अगर हम कहें कि रैंडम कॉल होता है, इसका मतलब यहां पर मोहित की इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं थी, वो बातचीत करते हुए इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, तो मतलब ये है कि किसी को भी कॉल कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो फ्रॉड कॉल के नाम पर हमारे मोबाइल स्क्रीन पर आते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिनके ऊपर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है भी नहीं है। तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे पहचानी जाए? दोनों सवालों का जवाब सर। पहली बात कि हमारे पास कोई समर्पित प्रावधान कानून में नहीं है डिजिटल अरेस्ट के। हाँ, हम कुछ इनडायरेक्ट प्रोविजंस को ट्रैक कर सकते हैं, जैसा धारा 66 भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी के प्रावधान है भारतीय न्याय संहिता में, लेकिन उसमें बहुत कारगर हमें सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि डायरेक्ट डिजिटल अरेस्ट जैसे जो
प्रकरण है वो पूरी तरीके से कवर नहीं हुए। मैं मानता हूं कि कानून का संशोधन होने में समय लगेगा, लेकिन जब तक समय लगता है तब तक वर्तमान कानून का सुनिश्चित प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि आप पुलिस अधिकारियों में ज्यादा जागरूकता दिलानी चाहिए। आज अगर आप डिजिटल अरेस्ट का मामला लेके पुलिस थाने में जाओ तो वो आपको भगा देते हैं, कोई सिटीजन फ्रेंडली अप्रोच है ही नहीं। तो विद द रिजल्ट बंदा कहता है ऑलरेडी मैं एक हादसे से फंस के आया हूं, मैं अब दूसरे हैरेसमेंट के हादसे में नहीं जाना चाहता। तो अक्सर आजकल बहुत कम रिपोर्टिंग हो रही है। हम बहुत सारे केसेस डील कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के, और अब कहते हैं कि हम इसको हम रिपोर्ट करते हैं, लेकिन क्लाइंट कहते हैं कि साहब कोई फायदा नहीं, जो मेरा मुकद्दर था चला गया। तो अक्सर लोग रिपोर्टिंग से भी घबराते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आपको कहीं ना कहीं इफेक्टिव रेमेडी आपको विक्टिम्स को देनी होगी। अब देखिए, पैसा चला गया, आज जो विक्टिम है उसको ये दर्द नहीं है कि पैसा किसने लिया, उसको दर्द ये है कि पैसा चला गया और पैसा किसी तरीके से वापस आए, और पैसा अल्टीमेटली इंडियन बैंकिंग नेटवर्क्स पर है, उसी के माध्यम से, उसी बैंकिंग चैनल से बाहर गया है। तो अगर हम अपने प्रावधानों को सख्त कर सकें, ऑलरेडी इंटरमीडिएट लायबिलिटी के हमारे पास प्रावधान है धारा 79 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, उसका अगर सख्त कड़ा इस्तेमाल किया जा सके तो हम इन इंटरमीडिएटरीज को, सर्विस प्रोवाइडर्स को, प्लेटफॉर्म्स को विवश कर सकते हैं कि आप हमें बताइए कि अल्टीमेटली पैसा गया क्या, और आप वैसे भी ठोस कारगर कदम उठाइए ताकि आपके प्लेटफॉर्म पर दोनों चीजें, कारगर कदम और हमें पुलिस को एजुकेट करना होगा। अब दूसरे एक लास्ट, क्योंकि वक्त की कमी है दुग्गल साहब, बस एक छोटा सा जवाब यहाँ पर रख दीजिए। हम अब ये तो सब रहा सवाल कि नंबर कहाँ से आते हैं, लेकिन आपको अगर कोई कॉल आए सबसे पहले किस तरीके से, किस बात से आपको इस बात का आभास हो जाना चाहिए कि इस नंबर को हमें काट देना, हमें इसको और ज्यादा बातचीत नहीं करनी है? पहला तो फियर ऑफ मिसिंग आउट से बाहर आ जाना है। अननोन नंबर्स को कॉल ही नहीं लेना है, उठाना। लेकिन फिर भी अगर आपने उठा लिया, अगर कॉल में आपको भनक आती है, कोई व्यक्ति आपको डरा रहा है, धमका रहा है, पैनिक कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं पैसे की डिमांड कर रहा है, तो ये जो शॉर्ट क्रिस्टल क्लियर आइडेंटिफायर्स हैं जो हमें बताते हैं कि इस कॉल को तुरंत बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली कॉल उस दिशा में जा रही है जो हमें डिजिटल अरेस्ट का शिकार बना सकती है। बेसिकली जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। और वापस से हम इस बात को कहेंगे कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक रहना है, आपको अवेयर रहना है। हमारे शो करने का मकसद भी यही है ताकि हम जागरूकता फैला सके। डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं होता है, ये मान के चलिए। बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।